सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज से आप लोग की यूपी टेट की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। हम उम्मीद करती हूँ जिस तरीके से आप लोगों ने पिछली क्लासेस को सपोर्ट किया है, पिछली क्लासेस को आपने इतना ज्यादा प्रोत्साहन दिया, इतना ज्यादा मोटिवेट किया, पिछली क्लासेस में जितना आप लोगों ने मोटिवेट किया, जितना आपने कमेंट्स किए अच्छे-अच्छे, जितना आप लोगों ने वीडियोस को लाइक किया, आगे हम यूपी टेट की तैयारी भी कराने जा रहे हैं आप लोग को, तो आप लोग वैसे ही प्यार और वैसे ही आप लोग स्नेह बना करके रखेंगे और आप सभी लोग ऐसे ही हमें मोटिवेट करेंगे यूपी टेट के लिए भी। तो दोस्तों, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं यूपी टेट की क्लासेस। और सबसे पहले आज यहाँ पर हम बाल मनोविज्ञान के क्वेश्चंस को मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ, बाल विकास के क्वेश्चंस को मैं आपके समक्ष लेकर के आई हूँ और इन सभी क्वेश्चंस को आप बहुत ही इजी वे में सॉल्व करोगे। सभी को मैं समझाऊंगी आप लोग को, जैसा कि आपको पता ही है कि सारी चीजें मैं आपको समझा करके ही अच्छे से पढ़ाती हूँ, तो यहाँ पर भी आपको सारी बातें मैं समझा करके ही पढ़ाऊंगी। और दोस्तों, अगर आप रेगुलर सारी क्लासेस को देखोगे तो निश्चित रूप से आप सभी लोग जिस प्रकार से आपने अपने कोर्सेज में अच्छे मार्क्स गेन किए हैं, वैसे ही आप लोग यूपी टेट और सुपर टेट में भी गेन करेंगे, क्योंकि अब आप लोगों को यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट सबकी बहुत ही बेहतरीन तैयारी हमारे चैनल पर आप लोग को कराई जाएगी। दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं बाल मनोविज्ञान के क्वेश्चंस। इससे पहले आपको मैंने पूरा सिलेबस बता दिया है, सभी विषयों का सिलेबस एक बार जरूर आप देख लीजिए, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपको पढ़ना कितना है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है जानना कि आप सभी लोगों को कितना पढ़ना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, बाल्यावस्था की एक प्रमुख विशेषता है। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है, बाल विकास में मैंने पढ़ाया है कि बाल विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। और वो कौन कौन सी होती हैं? शैशवावस्था पहली हो गई, दूसरी हो गई बाल्यावस्था और तीसरी हो गई किशोरावस्था। ये बाल विकास की 3 प्रमुख अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, और इन्हीं में बालक का विकास, बालक का मानसिक विकास, बालक का शारीरिक विकास, इन्हीं में देखा जाता है किस प्रकार से बालक की शारीरिक वृद्धि हो रही है, बालक की मानसिक वृद्धि हो रही है, किस तरीके से वो अपने एटमॉस्फेयर के साथ घुल मिल पाता है या नहीं, यानी कि अपने सामाजिक वातावरण, वह किस तरीके के सामाजिक वातावरण में रहता है, या उसकी सोच कैसी है, या फिर वो सृजनात्मक बच्चा है, किस प्रकार का बच्चा है। ये सभी बातें इन्हीं सारी अवस्थाओं में डिसाइड होती हैं और ये तीनों ही अवस्थाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है एक बच्चे के विकास के लिए। तो यहाँ पर देखिए, शैशवावस्था जो होता है ये होता है 0 से लेकर के 6 वर्ष तक, या कहीं कहीं 0 से लेकर के 5 वर्ष, यानी कि जन्म से लेकर के 5 वर्ष या जन्म से लेकर के 6 वर्ष माना जाता है। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। फिर बाल्यावस्था की बात करें तो 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक, और जो किशोरावस्था है वो 12 से 18 या 13 से 19 इस तरीके से माना गया है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर देखिए कि बाल्यावस्था की एक प्रमुख विशेषता है अधिगम की तीव्रता, अपेक्षाकृत स्थिर विकास प्रक्रिया, यथार्थवादी दृष्टिकोण या फिर उपयुक्त सभी। दोस्तों, जो बाल्यावस्था होती है, जो 6 से लेकर के 12 वर्ष तक की अवस्था होती है, यह अवस्था बच्चों में बहुत अधिक सीखने की तीव्रता होती है। इसके अलावा इनका मानसिक विकास बहुत तीव्र होता है। जब मानसिक विकास तीव्र होगा तो इनके सीखने की गति क्या होगी? अधिगम मतलब क्या होता है? सीखना होता है ना, तो गति की क्या होगी? गति भी तीव्र होगी। जब बच्चा सीख बहुत तेजी से रहा है, उसका मानसिक विकास बहुत तेजी से हो रहा है, तो वो क्या करेगा? बहुत जल्दी सीखेगा ना। अब देखिए, अपेक्षाकृत स्थिर विकास प्रक्रिया, यहाँ पर ये क्यों कहा गया है कि अपेक्षाकृत स्थिर विकास प्रक्रिया? क्योंकि यहाँ पर बच्चा वास्तविक जीवन में प्रवेश करता है। वास्तविक जीवन का मतलब जब बच्चा 6 वर्ष का होता है, आपको पता है जब बच्चा 6 ईयर का होता है तभी हम उसका प्राइमरी स्कूल में एडमिशन लेते हैं। अगर 6 साल का नहीं है तो हम उसका एडमिशन नहीं ले पाते हैं। यानी कि बच्चा नया नया तो दुनिया में नया नया स्कूल में आता है, नए नए फ्रेंड्स बनाता है, नए नए लोगों से मिलता है, तो उसको इन चीजों को समझने में समय लगता है। दिमाग तो उसका तेज चलता है, लेकिन इन सब बातों को समझने में, यानी कि सामाजिकता समझने में, दोस्त बनाना, ये सब चीजें वो धीरे धीरे सीखता है। इसके अलावा यथार्थवादी दृष्टिकोण, यानी कि इस जो बाल्यावस्था होती है, इस अवस्था में बच्चा बिल्कुल बहिर्मुखी होता है और वह यथार्थवादी सोच का होता है, यानी कि जो उसके मन में होता है वो कह देता है। जैसा कि हम कहते हैं कि बच्चे मन के सच्चे, यानी कि जो बच्चे होते हैं वो कुछ भी अपने मन में नहीं रखते, वो कह देते। तो 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था क्या होती है? बच्चों की तो होती है। तो इसमें बच्चे क्या करते हैं? इसमें बच्चे रचनात्मक कार्यों में आनंद लेते हैं,
इसके अलावा सामूहिक खेलों में रुचि लेते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं वो भ्रमण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, यानी कि घूमने की भी प्रवृत्ति रखते हैं आपस में टोलियां बना करके। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो बाल्यावस्था की ये सभी विशेषताएं होती हैं। तो ऑप्शन डी जो है उपयुक्त सभी, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो बाल्यावस्था होती है इसमें मुख्य रूप से मानसिक विकास तीव्र होता है। इसके अलावा संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है, जैसे कि जो लड़कियां होती हैं वो क्या करती हैं, वो गुड्डे गुड़ियों से खेलती हैं, उन्हें वो सारी चीजें अच्छी लगती हैं। इसके अलावा जो लड़के होते हैं उन्हें मेनली अगर वो कोई खेल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं, तो उन्हें बॉल इकट्ठा करने का बहुत शौक होता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो बच्चे संग्रह करते हैं, यानी कि अपने खिलौनों का संग्रह करते हैं। उनको अगर कोई छू देगा तो वो गुस्सा हो जाते हैं, इस तरीके से। तो बच्चे क्या करते हैं, संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है, अपने सामानों को वो इकट्ठा करने की प्रवृत्ति रखते हैं इन सालों में या इस अवस्था में। किस अवस्था में? बाल्यावस्था में। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। कक्षा के अंदर बालकों के अधिगम पर सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। कक्षा का सामाजिक वातावरण, कक्षा का आर्थिक वातावरण, कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण या कक्षा का अनुशासन। कक्षा के अंदर बालकों के अधिगम पर, यानी कि बच्चों के सीखने पर सर्वाधिक किसका प्रभाव होता है? जब बच्चे कक्षा के अंदर या क्लास के अंदर आते हैं तो सारे बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं और आप मान लीजिए क्लास में जा रहे हो, तो यहाँ पर आप क्लास में बैठ रहे हो, किसी के पास बैठ रहे हो, आपका कोई भी फ्रेंड है, तो यहाँ पर कहने का मतलब है दोस्तों कि बच्चे के ऊपर किसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है? कक्षा के सामाजिक वातावरण का या कक्षा के आर्थिक वातावरण का या कक्षा के मनोवैज्ञानिक वातावरण का या कक्षा के अनुशासन का। दोस्तों जो बच्चा होता है या बालक होता है, जब भी आप मनोविज्ञान पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में हमेशा एक बच्चा होना ही चाहिए, यानी कि आपको हमेशा एक बच्चे की तरह सोचना पड़ेगा, या एज ए टीचर तो आप हो ही, तो आपको सोचना पड़ेगा अगर इस सिचुएशन में एक बच्चा होगा तो वो बच्चा क्या करेगा, ठीक है। और अगर इस सिचुएशन में आप टीचर हो तो आप क्या करोगे उस सिचुएशन में, या किसी प्रकार की कोई समस्या बच्चे को आती है या क्लास में आपको कोई सब चीज समझानी है, तो यहाँ पर आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि आपको बच्चे को भी सोचना है और आपको खुद को भी अपने आप को भी उस स्थान पर रखना है कि अगर हम इस स्थान पर होंगे तो हम क्या करेंगे। क्योंकि आप सभी लोग टीचर बनने जा ही रहे हो तो आप सभी की सोच इस तरीके से होनी ही चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण। मनोवैज्ञानिक वातावरण से मतलब क्या है कि जो बच्चे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है क्लास में अगर 30 बच्चे हैं, 30 के 30 का माइंड एक जैसा नहीं होगा। कोई बच्चा बहुत तेज है पढ़ने में, कोई सामान्य है, कोई कमजोर है। तो सारे बच्चों को आपको इस तरीके का वातावरण क्लास में बनाना है, इस तरीके का माहौल बनाना है कि सारे बच्चे अपने आप को यूनिक समझे। कोई बच्चा अपने आप को दबा हुआ ना महसूस करे, कोई बच्चा अपने आप को डरा हुआ ना महसूस करे क्लास में। आपको इस तरीके का वातावरण बनाना है कि सारे बच्चे अच्छे से पढ़ सके, जो बच्चा कमजोर है वो तेज बन सके, ठीक है, जो तेज है वो और तेज बन सके। तो कक्षा का जो मनोवैज्ञानिक वातावरण है, यानी कि हर बच्चे के अंदर ये जज्बा आपको जगाना पड़ेगा कि हर एक बच्चा क्या है, हर एक बच्चा अपने आप में ये महसूस करे कि वो यूनिक है और वो अच्छा कर सकता है। तो कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण अच्छा होना बहुत जरूरी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में आवेगों की तीव्रतम स्थिति उत्पन्न हो सकती है? शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, युवावस्था में या बाल्यावस्था में? दोस्तों जो आवेग होते हैं या संवेग होते हैं, बच्चा तुरंत खुश हुआ, थोड़ी देर में तुरंत वो उदास हो गया, या फिर एकाएक बच्चा गंभीर हुआ, एकाएक वो मित्रों के साथ खुश हो गया, हंसने लगा किसी बात पर। दोस्तों जो किशोरावस्था होती है, जो मेनली 12 से 18 या 13 से 19 वर्ष के बीच में होती है, जो किशोरावस्था होती है, इसमें इस अवस्था में बच्चों के अंदर विभिन्न प्रकार के आवेग या संवेग उत्पन्न होते हैं। उसका रीजन भी है, शारीरिक और मानसिक विकास दोनों होता है इस अवस्था में बच्चों का। इसके अलावा उनके बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। दोस्तों यहाँ पर ये बच्चे जो होते हैं इस अवस्था में बहुत ही अधिक घनिष्ठ मित्रता करने लगते हैं, यानी कि वे किसी भी चीज को लेकर के बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं। इसके अलावा इस अवस्था में जो 12 से 18 साल की अवस्था होती है, इसी में बच्चे आपको पता है 9th 10th में होते हैं, 9th 10th 11th 12th में इन्हीं सब ईयर्स में होते हैं बच्चे। तो इस अवस्था में बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं अपने व्यवसाय को लेकर, अपने भविष्य को लेकर, अपने करियर को लेकर के भी चिंता होती है।
इसके अलावा दोस्तों कुछ बच्चे अध्ययन के प्रति बहुत गंभीर होते हैं। आप देखिए किशोरावस्था में जो बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे पढ़ने में बहुत बहुत अच्छे होते हैं और इसके अलावा कुछ बच्चे जो होते हैं उनका बिल्कुल पढ़ने में मन नहीं लगता है। इसके अलावा दोस्तों इस अवस्था को ही क्या कहते हैं, हम बहुत ही कठिन अवस्था भी कहते हैं। आपको पता है कि बहुत ही फेमस परिभाषा दी है किलपैट्रिक ने। उन्होंने कहा है कि किशोरावस्था बड़े ही संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। ये क्वेश्चन यूपी टेट में कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा निश्चित रूप से। तो आप लोग इसको जरूर याद रखिए। किशोरावस्था की परिभाषा किलपैट्रिक, स्टैनले हॉल ने दोस्तों, स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था की जो परिभाषा दी है, किशोरावस्था बड़े ही संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। इसको आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि जो किशोरावस्था होती है इसमें अगर बच्चा कुछ बनना चाहे तो बन भी सकता है, अगर बिगड़ना चाहे तो बहुत भयानक तरीके से बिगड़ सकता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि इस अवस्था में बच्चों को सही से गाइडेंस मिले और बच्चे जीवन में बहुत अच्छा कर पाए। तो जो किशोरावस्था होती है ये बड़े ही संघर्ष, इसके अलावा तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था होती है। किसने कहा? स्टैनले हॉल ने कहा है और ये परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब यहाँ पर राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, किशोरावस्था। यानी कि इस अवस्था में बच्चों के संवेग बहुत तेजी से परिवर्तित होते हैं क्योंकि इस अवस्था में बच्चों के हार्मोन्स बहुत अधिक चेंज होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं शरीर में उनके, तो बहुत सारी चीजें होती हैं उनके साथ। इसलिए भी बच्चे थोड़ा, उनका जो संवेग होता है वो एक तरीके से अगर देखा जाए तो कंसंट्रेट नहीं हो पाते हैं बच्चे किसी चीज पर जल्दी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक का क्या उत्तरदायित्व है? सामाजिकरण वातावरण का निर्माण करना, सामूहिक कार्यों को प्रोत्साहन देना, सांस्कृतिक कार्यों को प्रोत्साहन देना या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों समाजीकरण की प्रक्रिया में यहाँ पर बताया गया है कि जब बच्चे क्लास में बैठते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, तो मैंने आप लोगों को बताया है कि क्लास में अगर बच्चे बैठ रहे हैं तो जरूरी नहीं हर बच्चा एक ही वातावरण से आया हो, हर बच्चा अलग अलग वातावरण से आया है। किसी बच्चे के यहाँ हर प्रकार की सुविधाएं हैं, हर तरीके की सुविधा है उस बच्चे के घर में, चाहे फ्रिज, टीवी, कूलर, उसको पढ़ने के लिए लैपटॉप, उसको वीडियोस देखने के लिए मोबाइल, हर चीज है उस बच्चे के पास। दूसरा बच्चा ऐसा है जिसके घर में लाइट नहीं आ रही है, जिसके पेरेंट्स उतना नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, उतनी सारी चीजें उसको नहीं अवेलेबल करा पाते हैं। तो हर तरीके के बच्चे स्कूल में आएंगे। तो यहाँ पर जो सामाजिकरण का वातावरण है वो एक टीचर को बहुत जरूरी है कि वो मेंटेन करके रखें ताकि कोई भी बच्चा अपने आप को दबा हुआ ना महसूस करे, असुरक्षित ना महसूस करे, उसके अंदर भय ना हो किसी प्रकार का। ठीक है, सभी बच्चे एक समान रूप से क्लास में बैठे। दूसरी बात, सामूहिक कार्यों को प्रोत्साहन दिया जाए। सामाजिकरण की प्रक्रिया तभी आती है जब हम बच्चों को सामूहिक कार्य देते हैं। सामूहिक कार्य मतलब ग्रुप वर्क देते हैं। तो ग्रुप वर्क से बच्चे क्या होते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और इस तरीके से सामाजिकरण की प्रक्रिया बनती है। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यों को प्रोत्साहन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्य, इस तरीके से कि हमारे देश की संस्कृति भी आगे बढ़े, क्योंकि समाज में संस्कृति ही तो है। हम विभिन्न प्रकार के त्योहार मनाते हैं, एक दूसरे के त्योहार में शामिल होते हैं, एक दूसरे के कार्यों को प्रोत्साहित करते हैं। तो यही सारी चीजें तो क्या है, समाज है, या यही सारी चीजें तो मिलकर के एक समाज का निर्माण करती हैं, एक स्वच्छ या एक समृद्ध समाज का निर्माण करती हैं, यही सारी चीजें मिलकर के। तो इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है, संवेगों का आधिक्य, संचय की प्रवृत्ति, कल्पना की बहुलता या मानसिक विकास। मैंने आप लोग को बताया है, अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि जो बाल्यावस्था होती है वो क्या होती है, संचय की प्रवृत्ति होती है बच्चों के अंदर ना। लड़कियां गुड्डे गुड़ियों का खेल खेलती हैं तो ढेर सारे डॉल इकट्ठा करती हैं या अपने खिलौने इकट्ठा करके रखती हैं। ऐसे ही लड़के क्या करते हैं, लड़के, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि बॉल इकट्ठा करेंगे, जो खेल वो खेलेंगे, उनके खिलौने इकट्ठा करके रखेंगे, उन सभी खेलों के सामानों को इकट्ठा करके रखेंगे, अपने खिलौने इकट्ठा करके रखेंगे। इनके अंदर क्या होती है, संचय की प्रवृत्ति होती है, चीजों को इकट्ठा करके अपने सामान को किसी को बांटना नहीं चाहते हैं ये। तो ये संचय की प्रवृत्ति किसमें होती है, बाल्यावस्था में होती है ना। तो यहाँ पर पूछा है किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है, क्या नहीं है, संचय की प्रवृत्ति। संचय की प्रवृत्ति किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। बाकी सब संवेगों का अधिक, यानी कि बच्चों के अंदर संवेग बहुत तेजी से परिवर्तित होते हैं, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया। कल्पना की बहुलता, कल्पना सोचते बहुत है किशोरावस्था के बच्चे, और मानसिक विकास भी तीव्रता से होता है। तो इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा संचय की प्रवृत्ति। यह किशोरावस्था की विशेषता नहीं है बल्कि किसकी है, बाल्यावस्था की है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस मनोवैज्ञानिक का कहना है कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों,
ऑप्शन है क्रो एंड क्रो, वॉटसन, क्लर्क और बीच या फिर मैकडूगल। राइट आंसर है वॉटसन। ये किसका कथन है? ये वॉटसन का कथन है। वॉटसन ने ही कहा है कि जन्म के समय सभी बालक क्या होते हैं? समान होते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्रोध तथा भय, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, स्नेह तथा प्रेम या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, संवेग का मतलब ही होता है कि बच्चे के अंदर उत्तेजना या भावों का उथल पुथल। भावों का उथल पुथल का मतलब है कभी बच्चा प्रेम से बोलेगा, कभी वह क्रोध में अचानक से आ जाएगा। भय, ये सब क्या है? संवेग है व्यक्ति के। ये सब कब आते हैं? उस व्यक्ति की परिस्थिति के अनुसार। अगर वो डरा हुआ है तो वो क्या होगा? उसके अंदर भय नामक संवेग होगा। अगर वो खुश होगा तो उसके अंदर प्रेम नामक संवेग होगा। इसके अलावा अगर वह किसी के प्रति कृतज्ञता जाहिर कर रहा है तो उसके अंदर स्नेह की भावना होगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर वह किसी से गुस्सा है तो क्रोध नामक संवेग दिखाएगा। तो इस तरीके से जो संवेग है इसका अर्थ होता है उत्तेजना तथा भावों में उथल पुथल, यानी कि भावनाओं का क्या होता है? उथल पुथल होता है। कुछ ना कुछ, कभी बच्चा खुश है, वो अपनी परिस्थितियों के अनुसार खुश रहेगा, क्रोध करेगा, प्रेम करेगा, स्नेह करेगा। ये सब क्या है? उस बच्चे के भावों के ऊपर है। तो ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, बालकों में सौंदर्य अनुभूति विकसित करने का आधारभूत साधन है? प्रकृति अवलोकन, साहित्य अध्ययन, टेलीविजन या खेलकूद। बालकों में सौंदर्य भूमि विकसित करने का, बालकों को अगर हमें सुंदरता के बारे में बताना है या कोई भी चीज ये दिखाना है कि देखो कोई चीज कितनी सुंदर है, तो सबसे ज्यादा सुंदर क्या है? हमारी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा सुंदर क्या है? आप सोचिए, हमारे ग्रह पर सबसे सुंदर चीज क्या है? हमारी प्रकृति। यानी कि हम प्रकृति में जब जाते हैं हमें कितना शांति का अनुभव होता है। आसपास हमारे इतने सारे पेड़ पौधे हैं, इतने सारे पशु पक्षी हैं, चिड़िया हैं, जिनको देख करके हम खुश होते हैं। झरने हैं, झील हैं, पठार हैं, पहाड़ हैं। इनको हम नहीं बना सकते, इसको किसने बनाया है? प्रकृति ने बनाया है ना। तो सबसे अच्छा है बालकों के लिए, बच्चों के लिए इन सब चीजों को बच्चों को दिखाना, क्योंकि बच्चे जानवरों को देखते हैं, पशु पक्षियों को देखते हैं। बच्चों को चिड़ियाघर क्यों पसंद होता है? इसलिए तो पसंद होता है क्योंकि वो जानवरों को देखते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। वो आसपास के वातावरण को देखते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। तो बच्चों को अगर सौंदर्य भूमि विकसित करने का, अगर बच्चों के अंदर आपको इन सब चीजों को विकसित करना है या सौंदर्य भूमि को विकसित करना चाह रहे हैं आप, या बच्चों के अंदर इस तरीके की भावना कि हमारी प्रकृति कितनी सुंदर है, इन तरीके की चीजों को अगर आप उनके अंदर अभी से इस ज्ञान को बच्चों को बताना चाहते हैं या फिर बच्चों को दिखाना चाहते हैं, तो प्रकृति का अवलोकन सबसे अच्छा उदाहरण होगा। ठीक है, इसके बाद साहित्यिक अध्ययन आता है, टेलीविजन आता है, खेलकूद, ये सब चीजें बाद में आती हैं, लेकिन सबसे पहले प्रकृति आती है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको जितने क्वेश्चंस मैं पढ़ा रही हूँ समझ में आ रहा होगा और वाकई आपको ये विषय अच्छा लग रहा होगा। मनोविज्ञान विषय को मैं इतना इजी वे में आपको समझाने वाली हूँ कि आप 30 में 30 करके आएंगे दोस्तों, अगर आप सही से पढ़ लेंगे। जितने भी वीडियोस मैं आप लोगों को अवेलेबल कराऊंगी चैनल पर, अगर आप अच्छे से पढ़ करके जाएंगे तो कोई भी मुश्किल नहीं है कि आप अच्छा नंबर ना लेकर के आए। निश्चित रूप से आप लोग बहुत अच्छा नंबर लेकर के आएंगे। और बाल मनोविज्ञान विषय बहुत ही इजी है, तो बस केवल आप लोग मेरे साथ ऐसे ही सभी विषयों को पढ़ते हुए चलिए। खासकर मनोविज्ञान विषय को तो मैं बहुत इजी बना दूंगी आप लोग के। बस आप लोग ऐसे ही सारे वीडियोस को देखते भी रहिए और अपने कॉलेज फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिए। अपने कॉलेज के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जहां पर भी लगे आपको कि इस वीडियो की जरूरत है आपके फ्रेंड्स को भी, वहां पर प्लीज आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करें। अब चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है? शिक्षा मनोविज्ञान किस लिए सहायक है? आखिर में मनोविज्ञान आप लोग पढ़ क्यों रहे हो? इसका रीजन क्या है? स्वयं को समझने में, बालक को समझने में, शिक्षण विधियों के चयन में या संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में? किस लिए जरूरी है? तो दोस्तों, जो शिक्षा मनोविज्ञान है, हम लोग टीचर बनने के लिए बीएड की डिग्री लेते हैं, बीटीसी, डीएलएड की डिग्री लेते हैं। क्यों लेते हैं और इसमें क्यों हमें शिक्षा मनोविज्ञान के विषय में पढ़ाया जाता है? एक शिक्षक को क्यों जरूरी है शिक्षा मनोविज्ञान के विषय में जानना? क्योंकि जब शिक्षक मनोविज्ञान विषय को पढ़ेगा, मनोविज्ञान विषय को अच्छे से पढ़ करके जाएगा, तब जब वो क्लास में जाएगा तभी वो समझ पाएगा कौन सा बच्चा किस प्रकार का है और उसे किस प्रकार से हमें शिक्षा देना है। तो इसीलिए हम मनोविज्ञान विषय को पढ़ते हैं। मनोविज्ञान जब हम पढ़ेंगे तभी हम एक एक बच्चे की क्वालिटी जान पाएंगे, एक एक बच्चे को कैसे हमें पढ़ाना है, कैसे ट्रीट करना है।
ये सब बातें हम समझ पाएंगे। तो शिक्षा मनोविज्ञान बहुत जरूरी है संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। पूरी शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षा मनोविज्ञान बहुत ही अधिक सहायक है, इसीलिए आप मनोविज्ञान विषय को पढ़ रहे हो। तो संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्यवहारवाद की स्थापना किसने की थी? वॉटसन ने, थॉर्नडाइक ने, पावलो ने या स्किनर ने? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन ए, वॉटसन ने। वॉटसन एक व्यवहारवादी थे और वाह से वॉटसन, वाह से व्यवहारवाद। बहुत आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं कि व्यवहारवाद की स्थापना किसने की थी? वॉटसन ने की थी। आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं दोस्तों। और वॉटसन बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं मनोविज्ञान में। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, मौखिक प्रतिवेदन किसने तैयार किया था? थॉर्नडाइक ने, पावलो ने, वॉटसन ने या इन सभी ने? दोस्तों राइट आंसर है पावलो ने। पावलो ने प्रयोग किस पर किया था? कुत्ते पर किया था, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है तो आप लोग याद रखिएगा। और पावलो ने ही मौखिक प्रतिवेदन तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस मनोवैज्ञानिक ने बालकों के साथ फोबिया पर कार्य किया है? वॉटसन ने, थॉर्नडाइक ने, पावलो ने या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों बालकों के साथ फोबिया पर कार्य किया था वॉटसन ने। अभी मैंने आपको बताया कि वॉटसन बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं। जितनी भी चीजें इन्होंने की हैं सभी के विषय में हम डिटेल में पढ़ेंगे धीरे धीरे। अब इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसने कहा मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दो और वातावरण के प्रभाव से उन्हें अच्छे डॉक्टर, वकील, वैज्ञानिक, यहाँ तक कि अपराधी भी बनाया जा सकता है? दोस्तों यहाँ पर भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, पावलो, वॉटसन, फ्रायड या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है वॉटसन। ये कथन किसका है? वॉटसन का है कि मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दो और वातावरण के प्रभाव से मैं इन्हें अच्छे डॉक्टर, वकील, वैज्ञानिक, यहाँ तक कि अपराधी भी बनाया जा सकता है। यहाँ पर इनके कहने का मतलब ये है कि बच्चे का वातावरण जैसा होता है बच्चा उसी प्रकार का बनेगा। अगर बच्चा अच्छे लोगों की संगति में है, डॉक्टर्स की संगति में, निश्चित रूप से उसके अंदर वो गुण दिखेगा। वकीलों की संगति में है तो उसके अंदर वो बातें दिखेंगी। ठीक है, अगर वो वैज्ञानिकों के समूह में है या फिर वो वैज्ञानिकों के आसपास उसका वातावरण वैज्ञानिकों के आसपास उसका वातावरण है तो वो उसी प्रकार का बनेगा। और अगर उसके आसपास अपराधी हैं तो वो वही सारी चीजें सीखेगा। इसीलिए कहते हैं ना, संगति का असर बहुत अच्छा भी होता है और बहुत बुरा भी होता है। यानी कि जिस तरीके के आप दोस्त बनाओगे आपकी तुलना उन्हीं दोस्तों के साथ आपकी भी होगी कि वो अच्छे हैं या खराब हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि आप जिनके साथ रहते हो आप वैसे ही हो जाते हो। संगति का असर निश्चित रूप से पड़ता है। तो अगर आप एक अच्छे इंसान के साथ रहोगे तो धीरे धीरे आपकी आदतें भी उसी की तरह हो जाएंगी। और अगर आप एक अपराधी के साथ रह रहे हो तो आपकी सोच भी उसी प्रकार हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर वॉटसन ने इतनी बड़ी यहाँ पर परिभाषा दी है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, मनोविश्लेषणात्मक या साइको एनालिसिस के प्रतिपादक कौन है? स्किनर है, गॉल्टन है, फ्रायड है या एडलर है? राइट आंसर है दोस्तों फ्रायड। याद रखिएगा मनोविश्लेषणवाद के जन्मदाता है ये, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, गेस्टाल्टवाद विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे? वर्दीमर, पावलो, फ्रायड या वॉटसन? दोस्तों गेस्टाल्टवाद या जिसे हम सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं, इसके प्रतिपादक थे कोहलर, कोफ्फा और वर्दीमर। तो यहाँ पर देखिए कोहलर और कोफ्फा नहीं दिया है तो राइट आंसर क्या होगा? वर्दीमर होगा। अभी आपने देखा है पावलो ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर किया था, ऑलरेडी आपको पता है। फ्रायड मनोविश्लेषणवाद के जनक हैं। वॉटसन के विषय में तो आपने देखा कितनी सारी परिभाषाएं उन्होंने दी हैं। इसके अलावा इन्होंने फोबिया पर कार्य किया। इसके अलावा आपने देखा कि इन्होंने मौखिक प्रतिवेदन भी तैयार किया। तो इस तरीके से यहाँ पर गेस्टाल्टवाद विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? वर्दीमर, जिसे हम सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं। सूझ का सिद्धांत एक चिंपैंजी पर किया गया था जिसका नाम सुल्तान था। क्वेश्चन नंबर 16 है, खेलों के माध्यम से सामाजिकता का विकास होता है? क्योंकि खेलों के माध्यम से सामाजिकता का विकास कैसे हो सकता है, चलिए इसको हम समझते हैं। दोस्तों आप अपने इंडियन क्रिकेट टीम को देखिए, आप देखोगे उस इंडियन क्रिकेट टीम में आपके इतने सारे जो राज्य हैं आपके देश में, सभी राज्यों के खिलाड़ी कहीं ना कहीं कभी ना कभी पहुंचते हैं वहां तक। ठीक है, तो उस टीम में जगह बनाते हैं। आप सोचिए कहाँ कहाँ की भाषा कैसी है, बोली कैसी है, लेकिन जब वो लोग खेलते हैं तो वो क्या होते हैं? एक टीम होते हैं ना। हम क्या बोलते हैं, ये हमारे देश की टीम है। तो क्या होता है आखिर में, आप सोचिए कि एक भी जो भी खिलाड़ी वहां तक पहुंचा है उसका सामाजिक वातावरण, एक दूसरे
जो बच्चा पंजाब का है, जो क्रिकेट का खिलाड़ी पंजाब का है, जो हरियाणा का है या फिर जो उत्तर प्रदेश का है या फिर तमिलनाडु का है, केरल का है, आप सोचिए उनकी बोली में, भाषा में कितना अंतर होगा। लेकिन जब वो एक साथ आते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एक सामाजिक वातावरण बनाते हैं। इसके अलावा एक साथ खेलते हैं, राष्ट्रीयता की भावना होती है अंदर, सिर्फ और सिर्फ सबका एक ही उद्देश्य होता है कि टीम को जिताना है, देश को जिताना है। तो इस तरीके से क्या करते हैं वो लोग, एक सामाजिक वातावरण बनाते हैं। ठीक है, कि हम किसी भी बैकग्राउंड से आए हो लेकिन हम सबका उद्देश्य क्या है, हमें देश को जिताना है। तो यहाँ पर आप देखिए, खेलों के माध्यम से सामाजिकता का विकास किस प्रकार होता है। बालक कल्पना करके खेलता है, बालक अपनी बौद्धिक शक्ति का प्रयोग करता है, बालक समूह में खेलता है जिससे अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है। इसके अलावा बालक स्वतंत्र होकर खेलता है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, बालक समूह में खेलता है जिससे अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है। यानी कि जब आप देखोगे आप टीम का कप्तान फिट है तो जितने भी खिलाड़ी होंगे वो भी क्या करेंगे, वो भी सोचेंगे हम अपने आप को फिट रखें, अच्छी डाइट लें, अच्छा खाना खाएं, वर्कआउट करें। तो ये सारी चीजें बालक जब समूह में खेलता है तो जितने भी समूह के मेंबर होते हैं सबका असर उसके ऊपर पड़ता है। तो जब एक कप्तान है देश का, यानी कि उन खिलाड़ियों का जब कप्तान अच्छा करेगा तो वो लोग भी क्या करेंगे, अच्छा करेंगे। तो इस तरीके से सामाजिक गुणों का भी विकास होता है और बच्चों के चारित्रिक गुणों का भी विकास होता है। कहीं ना कहीं सभी के अंदर अच्छा जज्बा आता है, गुण आता है कि अपनी टीम को जिताना है, देश को जिताना। तो इस तरीके से यहाँ पर खेलों के माध्यम से किसका विकास होता है, सामाजिकता का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसके विचार से शैशवावस्था में बालक में प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है। तो फ्रायड, स्किनर, वॉटसन या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन ए, फ्रायड के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 18 है, बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है। बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा किशोरावस्था। किशोरावस्था को सबसे कठिन काल कहा गया है। और दोस्तों ये परिभाषा दी गई है किलपैट्रिक के द्वारा। किलपैट्रिक ने कहा है इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। ये किलपैट्रिक ने परिभाषा दी है। स्टैनले हॉल ने क्या दिया है आपको पता है, किशोरावस्था बड़े ही संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। तो बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है, किशोरावस्था को सबसे कठिन काल के रूप में मानते हैं, क्योंकि इस अवस्था में बच्चों के संवेग में परिवर्तन होता है, बच्चों के हार्मोन चेंज होते हैं, बच्चों का मूड चेंज होता है। हर तरीके से बच्चे अगर देखा जाए तो काफी हद तक वो खुश भी रहते हैं और चीजों को लेकर के, अपने करियर को लेकर के परेशान भी रहते हैं। तो ये बहुत ही कठिन काल होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। जाति भेद, आनुवांशिकता, वातावरण या आनुवांशिकता तथा वातावरण। तो बच्चे के सामाजिक विकास में जो मेन फैक्टर होता है वो क्या होता है, उसके आसपास का एनवायरनमेंट, उसके आसपास का वातावरण कैसा है। अगर वह एक अच्छे वातावरण में है, उसके पड़ोसी अच्छे हैं, उसके आसपास के लोग अच्छे हैं, तो उसका भी विकास अच्छा ही होगा, सामाजिक विकास अच्छा ही होगा। तो ऑप्शन सी जो है वातावरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंस रखता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, शिक्षकों को बालकों में राष्ट्रीयता के विकास हेतु क्या करना चाहिए। तो हम राष्ट्रीयता के विकास के लिए क्या कर सकते हैं, राष्ट्रीय वेशभूषा धारण करनी चाहिए, राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए, विद्यालय में राष्ट्रीय कार्यक्रमों को आयोजित करना चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रीयता के विरोधी तत्वों का दमन करना चाहिए। दोस्तों हर दिन क्लास में, हर दिन बच्चे स्कूल में आते हैं, हर दिन बच्चे पढ़ते हैं, क्या हर दिन हम उन्हें देशभक्तों की कहानियां सुनाते हैं, या हर दिन हम उन्हें अपने देश के सेवा के प्रति, राष्ट्रीयता के प्रति कुछ ना कुछ सिखाते हैं। नहीं, हम क्या करते हैं, हम हर दिन ये काम नहीं कर पाते हैं, लेकिन स्कूल में कोई भी जयंती हो, किसी भी महापुरुष की जयंती हो, उसको हम अच्छे से, यानी कि अपने स्कूल में राष्ट्रीय कार्यक्रम 15 अगस्त 26 जनवरी तो होती ही है, वो तो राष्ट्रीय कार्यक्रम होते ही है, उनसे तो बच्चे मोटिवेट होते ही है, उससे तो उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना, प्रेम की भावना, देश प्रेम की भावना तो आती है। लेकिन चाहे 14 नवंबर हो, चाहे 2 अक्टूबर हो, ये सभी भी हमें अच्छे से आयोजित करना चाहिए। यानी कि अगर देखा जाए तो विद्यालय में राष्ट्रीय कार्यक्रमों को आयोजित करना ही क्या होता है, बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इससे बच्चों में राष्ट्रीयता की भावना आती है, बच्चों के अंदर देश प्रेम की भावना आती है। तो जितना हो सके विद्यालय में राष्ट्रीय कार्यक्रमों को जरूर आयोजित करना चाहिए शिक्षकों को। ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल
सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, विकास उत्पाद है अधिगम का, परिपक्वता का, अधिगम तथा परिपक्वता का या अभ्यास का। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिगम तथा परिपक्वता का। जो विकास है, हम कैसे जानेंगे कि बच्चे का विकास हुआ है? जब बच्चा सीखेगा और बच्चा परिपक्व बनेगा, यानी कि कोई भी डिसीजन ले पाएगा अपने जीवन का, या उसको ये समझ में आ जाएगा कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, तब हम मानेंगे कि हाँ वाकई बच्चे का विकास हो रहा है, बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, व्यक्तित्व के मूल्यांकन की निम्नलिखित में से कौन सी विधि नहीं है? प्रश्नावली परीक्षण, ड्रा ए मैन परीक्षण, सर्वे परीक्षण या प्रक्षेपण परीक्षण। राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी, सर्वे परीक्षण। यह व्यक्तित्व के मूल्यांकन का परीक्षण नहीं है, बाकी प्रश्नावली परीक्षण, ड्रा ए मैन परीक्षण और प्रक्षेपण परीक्षण ये सब व्यक्तित्व के मूल्यांकन की विधियां हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, इंडोक्राइन ग्लैंड के विकास से होता है शारीरिक विकास, मांसपेशीय विकास, संवेगात्मक विकास या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, संवेगात्मक विकास, यानी कि इंडोक्राइन ग्लैंड के विकास से होता है संवेगात्मक विकास। क्वेश्चन नंबर 24 है, आयु के किन वर्षों तक अधिकतर बच्चों के सभी 20 दूध के दांत निकल जाते हैं? किन वर्षों तक जो दूध के दांत होते हैं बच्चों के वो निकल जाते हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 2 से लेकर के 2.5 वर्ष तक सभी बच्चों के दांत क्या होते हैं? निकल जाते हैं। जो दूध के दांत होते हैं, यहाँ पर झड़ने का मतलब आप मत समझिएगा कि दूध के दांत बच्चों के कब निकलते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस आयु में, किस वर्ष में बच्चों के जो दूध के दांत होते हैं वो निकलने शुरू होते हैं। तो 2 से लेकर के 2.5 वर्ष के बीच में यहाँ पर बताया गया कि 20 के 20 दांत बिल्कुल निकल जाते हैं 2.5 वर्ष तक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, किस अवस्था में दांत बनना शुरू होते हैं? जन्म से पूर्व, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में या कोई नहीं? इसका आंसर आप सभी लोगों को पता होगा कि किस अवस्था में बच्चों के दांत बनना शुरू होते हैं। ये जो 2 से लेकर के 2.5 वर्ष तक की अवस्था होती है इसे हम क्या कहते हैं? क्योंकि आपको पता है जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक की अवस्था क्या होती है? शैशवावस्था होती है ना। तो दांत तो इसी में निकलेंगे। तो ऑप्शन बी जो है शैशवावस्था, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, मस्तिष्क के बाएं अर्धगोल भाग से होता है संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भावात्मक विकास, भाषात्मक विकास या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाषात्मक विकास होता है। मस्तिष्क के बाएं अर्धगोल भाग से होता है, याद रखिएगा, भाषा का विकास होता है बच्चे के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, 2 वर्ष की आयु के बच्चे की औसत शब्द शक्ति कितनी होती है? यानी कि बच्चा अपनी डिक्शनरी में, एक तरीके से अपने माइंड की डिक्शनरी में, या फिर आप ये कह सकते हैं कि अपने दिमाग में वो कितने शब्दों को स्टोर कर चुका होता है जब वो 2 साल की आयु का होता है। 200 से 300 शब्द उसके पास होते हैं, या 300 से 350 शब्द होते हैं, या 350 से 400 शब्द होते हैं, या कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, 200 से 300 शब्द होते हैं एक बच्चे के पास जब वो 2 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस आयु में बच्चों के मस्तिष्क का आकार लगभग परिपक्व हो जाता है? 6 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष या 10 वर्ष? तो राइट आंसर है 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 29 है, बच्चे की मानसिक आयु उसकी शारीरिक आयु से कितने वर्ष कम होने पर उस बच्चे की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या कोई नहीं? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 वर्ष। यहाँ पर दोस्तों समझने की बात यह है कि अगर बच्चा कक्षा 8 में है और बच्चा कक्षा 6 के बच्चों का भी प्रश्न नहीं हल कर पा रहा है, तो वह बच्चा कहीं ना कहीं मानसिक रूप से पिछड़ा हुआ है। यानी कि अगर बच्चे की मानसिक आयु उसकी शारीरिक आयु से कितने वर्ष कम होने पर उस बच्चे की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वह कक्षा 8 में पढ़ रहा है और वह 6 के बच्चों का भी सवाल नहीं लगा पा रहा, यानी कि वह अपनी कक्षा से 2 वर्ष नीचे है। तो यहाँ पर इन बच्चों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, संरचनात्मक विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे? वुड, थॉर्नडाइक, जेम्स या फिर ये सभी? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर है ऑप्शन ए, वुड। संरचनात्मक विचारधारा के प्रतिपादक थे वुड। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने टॉप 30 क्वेश्चंस पढ़े। उम्मीद करती हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और आप सभी लोगों ने अच्छे से इस क्लास को अटेंड किया होगा। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप सभी प्रशिक्षुओं ने इस वीडियो को जरूर शेयर किया होगा।
हर दिन आपको अब यूपी टेट की वीडियोस लाऊंगी मैं आप लोगों के लिए। बस आप लोग प्लीज ऐसे ही मोटिवेट करते रहा करिए और लगातार ऐसे ही वीडियोस को शेयर करते रहा करिए। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए ही इतनी मेहनत हो रही है, आपके लिए ही वीडियोस बनाए जा रहे हैं। और लगातार हमारा एक ही उद्देश्य है, आप में से हर एक बच्चा शिक्षक बने, हर एक बच्चे का गवर्नमेंट टीचर बनने का सपना पूरा हो। इसके लिए हम जितना हो सकता है उतना अधिक से अधिक आपको गाइड करेंगे, जितना हो सकता है अधिक से अधिक वीडियोस आपके लिए लेकर के आएंगे। बस आप लोग वीडियोस को लाइक कर दिया करें और अपने कॉलेज फ्रेंड्स को वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। और अगर आपको जो चीज अच्छी लगे उसके बारे में आप कमेंट करके हमें बताया भी करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। क्योंकि अगर आप लोग अच्छी अच्छी चीजें बताते हो और अच्छी चीजें अच्छे कमेंट्स करते हो तो उससे ये होता है कि हम बहुत मोटिवेट होते हैं कि हमें और वीडियोस बनाने हैं आपके लिए। तो बहुत जरूरी है कि आप लोग ऐसे ही वीडियो को शेयर करते रहा करें और लगातार ऐसे ही रेगुलर वीडियोस को देखते रहा करें। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा और लगातार ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिएगा दोस्तों। रेगुलर आपको वीडियोस मिल जाएंगी और आपको यूपी टेट की सभी वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगी। यहाँ आई बटन पर भी क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का भी ख्याल रखिएगा और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए और ऐसे ही मेरे साथ पूरा वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहने के लिए। और मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से कहना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। आप सभी लोगों को शिक्षक बनते हुए देखना है मुझे, क्योंकि मैं आज जहाँ हूँ मैं भी चाहती हूँ आप लोग भी वहां पर पहुंचे, आप सभी लोग भी प्राइमरी टीचर बने, आप सभी लोग का भी सपना पूरा हो। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे ही लगातार मैं आपको मोटिवेट भी करती रहूंगी और वीडियोस भी लेकर के आप लोग के लिए आती रहूंगी। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।